बहस में खत्म। श्री पीएल पुनिया पुनिया आदरणीय सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का आपने अवसर प्रदान किया। ये अत्यंत गंभीर विषय है और मेरा निवेदन है पूरे सदन से, राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और किसी राजनीति में उलझ के वाद विवाद पैदा करने का प्रयास इसमें नहीं किया जाना चाहिए। अपराध और उत्पीड़न की घटनाएं अनुसूचित जाति के विरुद्ध बढ़ी हैं, इसमें कोई विवाद की बात नहीं। आदरणीय गोपीनाथ मुंडे जी ने भी इसका उल्लेख किया और नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो उसकी रिपोर्ट का हवाला दिया और मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट का भी हवाला देना चाहता हूं। उन्होंने उल्लेख किया है कि अनुसूचित जाति के विरुद्ध उत्पीड़न और अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है और उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, सबसे कम कहाँ हुई है, मैं इस बहस में भी नहीं जाना चाहता। लेकिन ये हकीकत है, जब से दलितों ने सिर उठाना प्रारंभ किया, सम्मान की ज़िंदगी जीना प्रारंभ किया, तो द्वेष की भावना से उनके ऊपर उत्पीड़न की घटनाएं में वृद्धि हुई है। सदियों से उत्पीड़न हो रहा है, कोई आज की बात नहीं है, नई बात नहीं है। गुलामी का जीवन जिया है। मनुवादी व्यवस्था में पहले काम के आधार पर बंटवारा होता था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, लेकिन धीरे धीरे काम को जाति में परिवर्तन कर दिया गया और जात के आधार पर आदमी को ऊंचा दर्जा माना जाने लगा और जात के आधार पर ही उसको छोटा माना जाने लगा और उसी के आधार पर, जाति के आधार पर शोषण होता रहा, निरंतर शोषण होता रहा, उसकी उपेक्षा होती रही। आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी, सभी लोग साथ थे, दलित भी उसमें शामिल थे। लेकिन उसी दौरान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जिस आज़ादी की बात आप कर रहे हैं, उस आज़ादी से मेरे समाज का उत्थान नहीं हो रहा है। मेरा समाज आज अंग्रेजों से उत्पीड़ित नहीं है, बल्कि जो समाज है, यहाँ का हिंदुस्तान का समाज है, उसी से उत्पीड़ित है, उसी वही दबाए हुए हैं। तो उसका क्या इलाज है, उसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया और वही वजह थी कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ और 1932 का जो पूना पैक्ट हुआ था वो किसी दो व्यक्तियों में, चार व्यक्तियों के बीच में नहीं हुआ था, बल्कि दो समाज के बीच में हुआ था। तो दलित और डिप्रेस्ड लोग थे उनमें और बाकी समाज के बीच में हुआ था और उसमें यह भी उल्लेख था कि जब भी इसमें कोई परिवर्तन होगा तो दोनों तरफ के, दोनों समाज के दोनों तरफ के लोगों की सहमति से होगा, ये उसमें उल्लेख किया गया था। 24 सितंबर 1932 में ये पूना पैक्ट हुआ और उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई, असेंबली और पार्लियामेंट में आरक्षण की व्यवस्था की, वहाँ सेवाओं में व्यवस्था की गई और उसी में एजुकेशन ग्रांट की भी बात की गई कि एजुकेशन को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। और उसके अगले दिन 25 सितंबर 1932 को बम्बई में एक हिंदू सम्मेलन होता है। वहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने घोषणा की कि मैं पूरे देश में घूम घूम के 25 लाख रुपया धन इकट्ठा करूंगा और इस देश से छुआछूत को जड़ से खत्म कर दूंगा। प्रयास बहुत अच्छा था, घोषणा ही बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका नतीजा कहाँ निकला, क्या परिणाम निकले, ये भी आपके सामने है। आज भी छुआछूत चरम सीमा पर है। आज भी चाहे वो खाप के नाम पे बात करें, चाहे किसी नाम पे बात करें, उसके पीछे जात पात है, उसके पीछे छुआछूत है। तो उसको दूर करने का प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए। संविधान सभा के आखिरी दिन जब
संविधान के बारे में चर्चा हो रही थी और ड्राफ्टिंग कमेटी को धन्यवाद दिया जा रहा था, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि आज हम विरोधाभास के युग में प्रवेश कर रहे हैं। एक तरफ हम राजनीतिक बराबरी का दर्जा हमको मिला है, आज एक दलित की वोट का उतना ही बड़ा अधिकार है, मूल्य है, जितना कि एक धनाढ्य व्यक्ति को है। लेकिन आज सामाजिक और आर्थिक विषमता में भी हम प्रवेश कर रहे हैं। वो विषमता हमारे साथ है, उसके लिए संघर्ष हमको करना पड़ेगा और वो संघर्ष, वो लड़ाई आज भी जारी है और उसी को रोकने का प्रयास जो हो रहा है, उसी की वजह से ये उत्पीड़न और अपराध की घटनाएं घटित हो रही। इसमें हमें स्पष्ट रहना चाहिए और जब तक ये सामाजिक असमानता रहेगी, हम असमानता हमेशा हमको आगे घेरती रहेगी। संविधान लागू हो गया, संविधान से हमको आरक्षण की व्यवस्था हो गई, सेवाओं में लोकसभा और विधानसभाओं में हो गई, नौकरियों में आरक्षण की सुविधा हो गई और राजीव गांधी जी के, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के प्रयास से पंचायतों में और म्यूनिसिपैलिटी में भी सुविधा हो गई। हमको एजुकेशन में भी आरक्षण प्राप्त हो गया, रास्ता आगे बढ़ने का हमका प्रशस्त हुआ। लेकिन गरीबी को दूर करने का प्रयास नहीं हुआ। आदरणीय मुंडी जी बराबर सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय केवल क्या इसी में है कि हमारी जो आपराधिक घटनाएं हैं या उत्पीड़न की घटनाएं उसको रोक दिया जाए, या घटनाएं होती हैं तो उसको दर्ज कर लिया जाए, या दर्ज कर लिया जाए उसको जल्दी से दंड दे दिया जाए, ये नहीं है। उनको सम्मान पूर्वक आगे बढ़ाने का भी है, बराबर का दर्जा दिलाने का है, बराबर का दर्जा समाज में। और जब तक वो आर्थिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ता तब तक बराबर का दर्जा उसको नहीं मिल सकता है। गरीबी की बात अक्सर होती है, गरीबी में मैं समझता हूं कि 90% दलित गरीब हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और हमारी अनेक रिपोर्ट आई है कि बिलो पॉवर्टी लाइन हम कितने हैं। प्लानिंग कमीशन कहता है कि 27.1% है और तेंदुलकर कमेटी कहती है कि 37.1% है। एनसी सक्सेना कमेटी कहती है कि 50% है और अमृत सेन गुप्ता अर्जुन सेन गुप्ता ये कहते हैं कि वो 77% ऐसी जनसंख्या है जिसके पास 20 रुपया भी खर्च करने का उपलब्ध नहीं है, 77%। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहते हैं कि जिसके पास 1.25 US डॉलर खर्च करने का नहीं है वो गरीबी की रेखा के नीचे है। और उसमें 42% उन्होंने आंकलन किया और फिर धीरे धीरे वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 1.25 तो बहुत कम है, 2 US डॉलर उसका प्रतिदिन खर्च करने की क्षमता होनी चाहिए, तो इसलिए 72% है। तो 27% से लेके 72%, 77% तक गरीबी को आंका है। इसमें ज्यादातर दलित तो है ही है और दलितों को आगे बढ़ाने के इस माया जाल से निकालने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। हम जो प्रयास कर रहे हैं, महात्मा गांधी नरेगा, हमको जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको रोजगार उपलब्ध कराने का, ये अनेक हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या हमको सफलता मिल रही है? ये इतना पर्याप्त नहीं है। हम हमेशा हमको मजदूरी करने तक ही सीमित ना रखिएगा, मजदूरी से आगे निकालने की बात रखिएगा। हमको बराबरी चाहिए, बराबरी का अवसर प्रदान जब तक नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता है। एजुकेशन की हम बात करते हैं, बहुत लंबी बात करते हैं, विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी के यहाँ स्थापित करने की भी बात करते हैं, लेकिन दलित उन सुविधाओं का उपयोग करने की स्थिति में कभी भी नहीं है। उसको शिक्षा, एलिमेंट्री शिक्षा जब तक सही नहीं मिलेगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। आज गांव की स्थिति आपके सामने है, गांव में स्कूल नहीं है, अगर स्कूल है तो उसमें अध्यापक नहीं है, अगर अध्यापक है तो वो पढ़ाता नहीं है, वो अपने घर रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसको अगर शिक्षा मिलती है वहां, तो वही शिक्षा मिलती है तो वहां शिक्षा ग्रहण करेगा। अगर वहां स्टैंडर्ड की शिक्षा है तो वो स्टैंडर्ड की शिक्षा प्राप्त करेगा। अगर सब स्टैंडर्ड शिक्षा है तो वो सब स्टैंडर्ड ही शिक्षा प्राप्त करेगा। एक
हलवा खाने वाला, दूध पीने वाला पहलवान और दूसरा भूखे पीठ वाला पहलवान आपस में कैसे लड़ाई कर सकता है? दोनों को अवसर बराबर होना चाहिए, दोनों को खाने पीने के साधन बराबर होने चाहिए, तभी वो लड़ाई लड़ने की क्षमता रखता है। इसलिए जो हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और जब तक हर वर्ग का व्यक्ति, जैसे कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि मेहतरानी और रानी का बच्चा एक ही स्कूल में अगर जब पढ़ेगा तब यहां शिक्षा का सुधार होगा, वरना शिक्षा का सुधार नहीं हो सकता। अगर तब ये इस तरह से शिक्षा होगी तो बराबर कि हमको शिक्षा ग्रहण करेंगे, बराबर के हमको अवसर प्रदान होंगे और बराबर फिर हम आगे बढ़ने के कंपटीशन करने में और लड़ाई लड़ने में, हम दंगल में पहुंचने में हमको आसानी होगी, हमको बराबरी से लड़ सकेंगे। जनसंख्या स्टेबलाइजेशन की बात कही, अभी बहस की थी, पूरे दिन भर बहस की थी आप लोगों ने, और उसमें कहा गया था जब तक पर परिवार 2.1 ग्रोथ नहीं होगा तब तक स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। और मैं कहता हूं कि ये कभी भी नहीं होगा अगर गरीबी अगर दूर नहीं करते हैं। गरीब के पास धन नहीं है, गरीब के पास साधन नहीं है, गरीब के पास व्यवसाय नहीं है, उसके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, उसको पेट पालने के लिए उसके पास साधन नहीं है, और उसके पास फ्री में जो बच्चे आते हैं वही एक साधन है। उन्हीं के माध्यम से जो बच्चे वो पैदा करता है उसी के माध्यम से किसी को होटल में नौकरी देता है, किसी को ढाबे में नौकरी देता है, किसी को कहीं नौकरी देता है, और वो इकट्ठा पैसा करके आते हैं तो परिवार का पेट भरता है। तो ये आसान नहीं है, बहुत आसानी से कह देते हैं कि जनसंख्या स्टेबलाइजेशन होगा, हमने ये उपाय किए वो उपाय किए। जब तक गरीबी दूर नहीं होगी, और गरीबी में ये जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है, इस पर रुकावट लगनी चाहिए, लेकिन जब तक गरीबी दूर नहीं हो जाती तब ये जनसंख्या को रोकने का सपना हम देखते रहे, दूर नहीं होने वाला। कानून हमने बहुत बनाए, अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 बनाया और उसी को 1976 में नाम तब्दील करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, उसी पर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बना 1955, और वो कानून बहुत अच्छा है। शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 वो बना, उसमें पूरा प्राविधान दिया, बहुत अच्छा एक्ट। 22 उसमें अपराध दिए, 22 अपराध दिए, और उन अपराधों में यहां तक भी है कोई अगर जात का नाम लेके अगर गाली देता है तो वो भी अपराध है और उसमें जुड़ना चाहिए। लेकिन क्या किस तरह की हम करते हैं, हमारा कानून किस तरह से लागू होता है? हम एक उदाहरण देना चाहूं, किसी प्रदेश का नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन उसमें आदेश ये जारी किए, अगर प्रदेश का नाम लूंगा तो यहीं पर उलझ जाएंगे। इसलिए मैं इस चर्चा की गंभीरता बनाए रखने के लिए, चर्चा की गंभीरता बनाए रखने में मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ कहा जाता है 22 अपराध हैं, लेकिन आदेश दिए जाते हैं कि मर्डर और रेप, उसके अलावा कोई इस एक्ट के अंतर्गत दर्ज नहीं किया जाएगा। 22 अपराध संविधान इस एक्ट में लिखे हैं, पार्लियामेंट ने पास किया है, जिम्मेवारी है राज्यों की, उस राज्यों को इसको पालन करना है, लेकिन राज्य इसमें खिलवाड़ कर देते हैं और कहते हैं कि रेप और मर्डर, उसके अलावा ये कानून नहीं लागू होगा। इस पे विरोध हुआ और फिर ये कहा गया कि ठीक है अब रिपोर्ट सब लिखी जाए। Please wind up, please. अभी तो शुरू नहीं हुआ। There are many members in your party. They have to speak. No, there are many members in the Congress party want to speak. If it takes time, others cannot get the time. That is all. पार्टी से कहा गया कि आप बोलना है पूरा। तो जब 22 अपराध हैं और सिर्फ 2 तक सीमित कर देना चाहते हैं, फिर जब हल्ला हुआ तो कहा गया ठीक है कि अपराध सभी में रिपोर्ट लिखी जाए, लेकिन पहले इसकी जांच कर ली जाए, क्या वास्तव में अपराध हुआ है, किसी और के लिए नहीं है। एफआईआर का मतलब क्या होता है? एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो पहले सूचना आई वो दर्ज कर दीजिए, वो एफआईआर है। लेकिन ये ना करके ये कहा गया कि पहले जाके जांच की जाए, और जांच में अगर सही पाया जाए
विवेचना पहले और एफआईआर बाद में, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कठोरता से कानून को लागू किया जाना चाहिए था, नहीं हुई। हम मिड डे मील के लिए एक योजना है भारत सरकार की, उसमें कुछ रसोइयों की नियुक्ति होनी थी। उसका एक मानक है 25 पे 1, 100 पे 2 और इस तरह से भर्ती होनी है। उसमें आरक्षण भी लागू कर दिया गया, और जब आरक्षण लागू हुआ और रसोइयों ने खाना बनाया, आदरणीय मुंडे जी ने उसका उल्लेख किया, तो बच्चों ने कहा कि हम ये खाना नहीं खाएंगे क्योंकि ये दलित रसोइयों के द्वारा बनाया हुआ है। उसमें उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के बजाय उस आरक्षण के अधिकार को लागू कर दिया गया, आरक्षण के आदेश को वापस ले लिएगा। कितनी शर्मनाक बात है। एक मान्यता दे दी कि आप छुआछूत को आगे बढ़ाइए, ये मान्यता दे दी। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी, जेल भेजा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुई। सफाई कर्मियों की भर्ती के गांव में भी सफाई कर्मियों की भर्ती हुई, उसमें किस तरह से भर्ती हुई ये अलग विषय है, लेकिन उसमें 50% उसमें आरक्षण लागू कर दिया गया। आरक्षण लागू होने के बाद जो दलित हैं उनको सिर्फ 50% नौकरी मिली, और 50% में जो दूसरे लोग हैं वो कभी सफाई नहीं करते। वो कर्मचारी दलितों से ही आदमी लेके वहां पर सफाई कराते हैं, और सफाई कराने पे थोड़ा बहुत पैसा 1000-2000 रुपया दे के और महीने भर उसमें से सफाई कराते हैं। तो शोषण, सरकार के द्वारा शोषण को बढ़ावा दिया, दलितों को शोषण हुआ। कहां में हुआ? प्लीज वाइंड अप निया जी। रिजर्वेशन के बारे में बताना चाहूंगा। रिजर्वेशन हमारे एक सरकारी आदेश के तहत है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत है, ओएम के तहत है। इसमें कानून बनना चाहिए। इसमें पहल हुई थी, राज्यसभा में पेश भी किया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ लोगों ने पुछंगा लगा दिया कि इस आरक्षण में कि इन संस्थाओं में आरक्षण लागू नहीं होगा, जो अत्यंत खेदजनक बात है। आज आरक्षण की जब बात करते हैं तो जवाब आता है कि दलितों को आरक्षण कुछ ज्यादा मिलता है क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में भी वो सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर ये स्थिति है तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये संस्थान ये बहुत सुपर स्पेशलिटी के हैं, उसमें आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। दलित अगर आरक्षण में पा जाएंगे तो वहां की फिजा खराब कर देंगे। ये अत्यंत खेदजनक बात है, और उस दलित आरक्षण कानून को लाया जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए। सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के सहारे इसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसमें कानून बने, उसमें कानून में प्राविधान हो। अगर उसके हिसाब से अगर आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाती है तो उसमें सजा देने का भी प्राविधान हो। नौकरी तो मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ ये तो बहुत कम लोग होते हैं। उसके अलावा जो सामाजिक परिवर्तन की बात, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, उससे काम नहीं चलेगा। उनको क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती है, क्या क्या रोजगार दिए जा सकते हैं, वो बहुत आवश्यकता है। सभी को जो गरीब दलित हैं उसको मकान दिया जाना चाहिए। सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए, जितने भी इंदिरा आवास हैं सभी लोगों को दे जानी चाहिए। आपने पानी की व्यवस्था की बात की, ये बहुत आवश्यक है। आप आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं कि इतने गांव में इतने दे दिए गए, लेकिन उसमें वास्तव में सही है। अगर किसी में 30 हैंडपंप लगने थे तो 40 हैंडपंप लगे हैं, लेकिन फिर भी दलित बस्तियों में कुछ नहीं लगा है। 15% आपका मेडिकल का बिल सिर्फ वाटर बॉर्न डिजीज पे खर्च होता है। अगर वो 15% पैसा निकाल के दलित बस्तियों में पानी की व्यवस्था अगर कर दी जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत कल्याणकारी काम होगा। मैं बधाई देना चाहूंगा केंद्र सरकार को, जिन्होंने कठोरता से दलित एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, उनमें आरक्षण की सुविधा देने के लिए, उनको स्पेशल कंपोनेंट प्लान के माध्यम से, उन्होंने पंचायतों में आरक्षण देने के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है। और हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से अनेक योजनाएं हैं, अनेक ऐसी पहल की है जिसके कारण दलित उत्थान उनको आगे बढ़ने की एक उम्मीद उनको दिखाई देती है। मैं उनको भी बहुत बधाई देना चाहूंगा। और इसी के साथ
मैं आप सब पूरे हाउस से तो अपील करना चाहूंगा कि दलितों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका उत्पीड़न और अत्याचार रोकने के लिए, उनके स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आगे विकास करने के लिए सब सहयोग करें। सब दल मिलकर इसको सहयोग कर लगेंगे, तभी जाके इस विषम समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद।